फेसबुक पर नोटिफिकेशन आया देखा तो एक फ्रेंड रिक्वेस्ट थी, रश्मि सक्सेना। फोटो देखकर ही समझ गई कि ये वही रश्मि है जो कभी रश्मि भारती होती थी। पूरी प्रोफाइल चेक की तो हस्बैंड का नाम रोहित सक्सेना देखकर चौंक पड़ी। रश्मि ने रोहित से भागकर शादी की, ये जानकर बेहद अजीब सा लगा। गजब का लड़का था रोहित। शायद उसकी जिंदगी का मकसद था ही किसी लड़की को पटाना और उससे शादी करना। तभी उसने रश्मि को पटा लिया। मन में एक अजीब सा ख्याल आया रोहित के लिए। मेरे पापा की पोस्टिंग झारखंड के बोकारो में करीब 2 साल के लिए हुई थी। मैं भी 2 साल वहाँ रही, इंटर वहीं से किया। रश्मि मेरे पड़ोस में रहती थी और कॉलेज में भी साथ थी। बेहद बिंदास लड़की। वहीं मैं बेहद अंतर्मुखी थी। हम दोनों की दोस्ती देखकर भी लोग आश्चर्य करते थे। पूरब पश्चिम की दोस्ती बोली जाती थी हम दोनों के लिए। रश्मि ही थी जिस कारण मैं थोड़ा बहुत लोगों से घुलती मिलती थी, वरना मेरी शख्सियत तो ऐसी थी कि सामने अगर कोई 2 घंटे बैठा रहे और उसने मुझे टोक कर बात नहीं की तो मैंने भी नहीं बात की, चाहे वो मेरे पड़ोस में रहे या क्लास में। रोहित खड़गपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करता था और छुट्टियों में घर आता। बोकारो में जहाँ मैं रहती थी ठीक सामने वाला उसका घर था। छुट्टियों में जब भी घर आता रोज शाम दोस्तों के साथ अपने घर के बगीचे में ही महफिल जमाता, जो मेरे घर के बालकनी से साफ दिखता था। कभी क्रिकेट तो कभी हंसी मजाक। बोकारो के जिस मोहल्ले में मैं रह रही थी वहाँ लड़के लड़कियों की बातचीत को लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। ऐसे में मेरे घर से साफ मनाही थी कि मोहल्ले या कहीं भी किसी लड़के से बात करने की। रोहित जब भी छुट्टियों में घर आता और मुझे देखता तो बातचीत के उद्देश्य से मुझे टोक देता। घर और मोहल्ले का माहौल देख उसका मुझे बातचीत के लिए टोकना अच्छा नहीं लगता था। जब भी टोकता एक खींच सी उठती थी। एक बार वो गर्मी की छुट्टियों में घर आया था। मैं कुछ सामान लाने दुकान गई तो वो दुकान पर ही मिल गया। लौटते समय सामान उठाने की जिद पकड़ ली, पर मैंने भी अपना सामान उसे नहीं दिया और घर चली आई। ये बात मैंने रश्मि को बताई तो वो बोली, बुरा लड़का नहीं है, अगर दोस्ती करना चाहता है तो कर लो। अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा है, दोस्ती करने में क्या बुराई है। मैंने रश्मि की बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद पापा का ट्रांसफ़र रांची हो गया। पापा मेरे परीक्षा पूरा होने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि पूरे परिवार के साथ रांची शिफ्ट हो सकें। जिस दिन मेरी परीक्षा खत्म हुई थी ठीक उसके 5वें दिन रांची के लिए हमें निकलना था। रोहित बोकारो पहुंचा था। मैं उस दिन परीक्षा खत्म होने की खुशी में खुश थी। मैं परीक्षा देकर घर में जाने से पहले रश्मि के घर चली गई थी। वहां से निकल ही रही थी कि रोहित ने मुझे देखकर टोक दिया, पीहू। हाँ बोलिए भैया। मैं अब तक ही उसकी हरकतों से तंग आ चुकी थी, इसीलिए भैया बोलकर उसे विराम देना ही सही लगा। अरे भैया मत बोलो, हम दोनों तो दोस्त हैं, लेट्स बी फ्रेंड्स। ये बोलकर उसने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। ये देख मैं बिना कुछ बोले दौड़कर घर के तरफ भाग खड़ी हुई। आज भी सोचती हूँ अपनी उस बेवकूफ़ी पर हंसी आ जाती है। अगर दोस्ती उससे नहीं करनी थी तो नहीं करती, पर उस तरह भागना एक बेवकूफ़ी से कम नहीं था। उस समय का छोटे शहर का माहौल भी अजीब होता था। अगर लड़का लड़की को मोहल्ले वाले बस बात करते देख लेते तो बदनामी होती थी, और मेरे घर से तो पहले ही किसी लड़के से दोस्ती करने की मनाही थी। ऐसे में रोहित का इस तरह दोस्ती का हाथ बढ़ाना मुझे खतरे से कम नहीं लगा और भागने में ही मैंने भलाई समझी। लेकिन रोहित ने रश्मि को टारगेट किया होगा, ये सोच भी नहीं सकती थी। रश्मि से मैं थोड़ा बहुत ही रांची आने के बाद संपर्क में रही। उसने ग्रेजुएशन के लिए जमशेदपुर के कॉलेज में दाखिला ले लिया था, इतना पता था। एक दिन हमारे कॉलेज की ही सहेली ने बताया कि उसने किसी से भागकर शादी कर ली है। सुनकर आश्चर्य हुआ। जिस लड़की के कैरियर को लेकर सपने बड़े बड़े थे, वो ग्रेजुएशन पार्ट 1 के बाद ही शादी कैसे कर सकती है? ये सवाल दिमाग में कौंध रहे थे। फिर लगा प्यार हर चीज़ पर भारी पड़ता है, शायद इसीलिए उसने शादी कर ली हो। फिर कॉलेज की उसी सहेली से सुनने को मिला कि रश्मि प्रेग्नेंट हो गई थी, इसीलिए जल्दबाजी में भागकर शादी कर ली।
उस समय उसे लेकर बातें सुनने को मिलती रहती थीं। बस कुछ नहीं मिल रहा था तो पूरी सच्चाई जानने के लिए रश्मि पूरी सोशल साइट्स छान मारी। रश्मि का कोई अता पता नहीं था। अब मिली है तो मिसेस रश्मि रोहित सक्सेना के नाम से। मैं रश्मि का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर चुकी थी। अब रश्मि से बहुत ज़्यादा कुछ जानने की इच्छा नहीं बची थी। बच्चे का फ़ोटो तलाशने लगी। एक लगभग 3 साल की लड़की का फ़ोटो उसके प्रोफाइल में नज़र आया, जबकि जिस हिसाब से मैंने सुना था बच्चा कम से कम 10 साल का तो होना ही चाहिए था। हो सकता है उसने उसका फ़ोटो ना डाला हो या कुछ और कारण हो। ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए उसकी प्रोफाइल मैंने बंद की और काम में लग गई। थोड़ी देर बाद एक मैसेज टोन बजा। देखा तो रश्मि का ही मैसेज था। अपना नंबर देना। बिना कुछ कहे पूछे मैंने नंबर दे दिया। थोड़ी देर में ही फ़ोन की घंटी बजने लगी। रश्मि का ही फ़ोन था। उठाकर जैसे ही हेलो बोली, उधर से आवाज़ आई, बिल्कुल नहीं बदली तुम तो, वैसी ही पतली दुबली। तुम बताओ लाइफ कैसी चल रही है? मैंने उसकी बात का बिना जवाब दिए ही उससे प्रश्न किया। बहुत बिजी हूँ यार, ऑफिस, घर, बच्चा, पति सब मैनेज करते करते। सही है तुम्हारा। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है 3 साल की। उसकी ये बात मुझे दूसरे सवाल पूछने पर मजबूर कर रही थी जो मैंने उसके प्रेग्नेंट होने की बात सुनी थी। बस एक। मुझसे रहा नहीं गया तो प्रश्न पूछ ही दिया। तो कितना? एक से ही इतना परेशान हूँ। नहीं, मुझे लगा 2 होंगे। नहीं नहीं यार, एक ही पाल लूँ वही बहुत है। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? एक बेटा है 2 साल का। वाओ, जीजा जी क्या करते हैं? सरकारी नौकरी में हैं। रोहित से शादी कर ली तुमने, मालूम पड़ा था। कैसे मालूम पड़ा? फेसबुक देखकर या पहले से पता था? फेसबुक देखकर। फिर कुछ मिनट की दोनों तरफ खामोशी छा गई। पूछोगी नहीं मैंने रोहित से शादी क्यों की? इसमें पूछने की क्या बात है? प्यार करती होगी इसीलिए की होगी। पता तो होगा कि भागकर की है या वो भी नहीं पता? इस सवाल की मुझे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि वो पूछेगी। पता था। किस हालात में हुई वो तो नहीं पता होगा तुम्हें? सुना था कि तू प्रेग्नेंट हो गई थी। व्हाट रबिश! इतनी फालतू बातें लोग करते हैं, तभी तो मैं सारी दुनिया से कट गई थी। तुमने पूछा इसीलिए बताया, वरना नहीं बोलती यार। मैंने उसे समझाना चाहा। जानती हो मेरे साथ क्या हुआ था? क्या? गैंगरेप। उसने जैसे ही ये बात बोली एक तेज झटका सा लगा। क्या बोल रही है तू? सच बोल रही हूँ यार। गैंगरेप हुआ था मेरे साथ। अगर उस समय रोहित नहीं होते तो मेरी जिंदगी तबाह थी। छुट्टियों में जमशेदपुर से घर बस से आ रही थी। बोकारो से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर अचानक से बस खराब हो गई। बस बनने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। जो बस अभी पीछे से आई वो भी पूरी तरह से भरी हुई। फिर भी बहुत सारे यात्री ज़बरदस्ती घुस गए, पर मैं नहीं घुस पाई। तभी एक जीप आती दिखाई पड़ी। उसमें 4 लोग थे। उनमें से एक को मैं थोड़ा बहुत जानती थी। वो फ़ोन रिचार्ज का काम करता था। कई बार उसके दुकान पर फ़ोन रिचार्ज करवाने गई थी। वहाँ मुझे देखकर उन लोगों ने जीप रोक दी। मुझे लिफ्ट के लिए उन लोगों ने पूछा। एक तो फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं था कि घर भी कांटेक्ट कर सकती, और दूसरा लगा कि पता नहीं कब तक ऐसे ही रहना पड़े। ऐसे में बेवकूफ़ों जैसा बिना अच्छे से सोचे लिफ्ट लेकर बोकारो के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उन्होंने जीप जंगल की तरफ मोड़ दिया और सबने मिलकर मेरे साथ रेप किया। दूसरे दिन शहर के बाहर बेहोशी की हालत में बोकारो शहर के बाहर मिली मैं। बस गनीमत यही थी कि उन लोगों ने मुझे जिंदा छोड़ दिया था। पुलिस ने घर में इन्फॉर्म किया। पापा गए और बदनामी के डर से केस न करने की पुलिस वालों से अपील की। पापा भी अच्छे सरकारी जॉब में थे। पुलिस वालों ने पापा की बात मान ली। ऐसी खबर तो आग की तरह फैलती है। इससे पहले कि न्यूज़पेपर की सुर्खियां बनती, कुछ पैसे देकर तो कुछ समझाकर पत्रकारों से मामले को दबवा दिया गया। पापा गांव जाकर एक लड़का देखकर मेरे लिए जल्दबाजी में रिश्ता तय कराए। मैं रो रही थी। किसी को कोई फ़र्क नहीं था। मम्मी पापा को सिर्फ
इज्जत की चिंता थी। जो गंवई इज्जत मेरी शादी कर हासिल वो करना चाहते थे। मेरी जिंदगी, मेरी पढ़ाई, किसी से वास्ता नहीं रह गया था उन्हें। रोहित की मम्मी भी उस समय आकर मुझे अपने मम्मी पापा की बात मानने के लिए कह रही थीं। ऐसे भी ये बात पूरे बोकारो को भले पता न चली हो, पर मोहल्ले में किसी से छिपी नहीं थी। एक एक करके मोहल्ले वाले घर आते और गांव में शादी कर लेने की सलाह देते। ऐसे में एक दिन दिमाग खराब हुआ, छत पर गई, सोचा कूद जाऊं और पूरे मामले को शांत कर दूं। अभी कूदने के लिए छत पर चढ़ ही रही थी कि रोहित ने मुझे देख लिया। हमारे घर का छत और उनके घर का छत तो लगभग चिपका हुआ है, तुमने देखा ही था। हाँ, देखा था। फिर क्या हुआ? मैंने उससे आगे की बात जाननी चाहिए। रोहित झट से अपनी छत फांद कर मेरी छत पर आए और कूदने से मुझे बचा लिया। ये रात के 12 बजे की बात थी, जब सब सो रहे थे। रोहित को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो अपनी छत पर टहलने आए थे। उस पूरी रात रोहित मेरी छत पर रहे, दिलासा दिया, समझाया। दूसरी रात मेरे भाई राजू को बोलकर रोहित ने मुझे फिर छत पर बुलाया। उस रात राजू भी साथ था। यहाँ तक कि रोहित ने एक उपाय भी बताया कि मैं उनके साथ दिल्ली चलूं, जब तक रोहित की इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और वो दिल्ली में नौकरी कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा मेरी पढ़ाई खत्म होने तक उनके साथ उनके घर रहूं, फिर उसके बाद अलग रहने का इंतज़ाम कर लूं। मुझे उनका प्रस्ताव समझ नहीं आ रहा था। सब कुछ बकवास और फिल्मी लग रहा था, पर राजू को सब कुछ सही। वो भी 10वीं में पढ़ रहा था। कितना समझदार हो सकता है तुम तो समझ सकती हो। पर घर में किसी को मेरी परवाह थी तो वो था राजू। दिन रात रोहित के साथ भाग जाने की सलाह देता। इतना कुछ मेरे साथ घटित हो चुका था कि खुद पर ही विश्वास नहीं रह गया था, तो रोहित पर कैसे कर लेती। फिर रोहित ने एक प्रस्ताव दिया, अगर उन पर विश्वास नहीं तो पहले शादी करेंगे, फिर दिल्ली लेकर जाएंगे। पहले ही मैं बहुत कुछ गंवा चुकी थी। मम्मी पापा के कहे अनुसार शादी करके पूरी जिंदगी आग में नहीं झोंक सकती थी। ऐसे में रोहित का ये प्रस्ताव मुझे ठीक लगा। राजू की मदद से घर से भाग गई। रोहित के 4 दोस्तों और राजू की उपस्थिति में शादी कर ली। फिर आ गई रोहित के साथ दिल्ली। बहुत बवाल हुआ। सब जगह मेरे और रोहित की शादी की खबरें फैल गईं। रोहित की मम्मी ने मेरे घर पर आकर जमकर बवाल किया और मेरे चरित्र की पूरी धज्जियां उड़ा कर रख दी। रोज़ अलग अलग खबरें उड़ती, जो कभी फ़ोन पर राजू मुझे बताता तो कभी बोकारो के ही रोहित के दोस्त उन्हें बताते। मेरा एडमिशन दिल्ली में हो गया। मैं पढ़ने लगी। एक ही घर में रहते दोनों, पर अलग अलग कमरों में। पति का हक जमाना तो दूर, वो मुझसे बातें करते भी तो पूरी दूरी बनाकर। उस दौरान लगा रोहित बेहद अच्छे इंसान हैं। जब मेरे साथ वो हादसा हुआ था तो लगा वो क्षेत्र कोयलों से भरा पड़ा है और वहाँ के लोग भी दिल में कोयला डाले हुए हैं। हर कुछ मुझे काला ही नजर आने लगा था, पर सच कहूँ तो उस कोयले में एक सच्चा हीरा निकला था। वो था रोहित। जब मेरे अपने तक मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मेरी मन स्थिति की परवाह किए बिना शादी कराने पर आमादा थे, उस वक्त उनके सहारे ही मैं अपनी तकलीफ़ों से बाहर निकल पाई। साथ रहते रहते रोहित से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर कब उनकी अच्छाइयों से प्यार हो गया पता ही नहीं चला। 5 साल बीत गए, पर इतने दिन में हम दोनों से मेरे मम्मी पापा और उनके मम्मी पापा दोनों में से भी कोई भी कभी भी मिलने दिल्ली नहीं आया था। लेकिन उनके फ़ोन आने लगे थे। मेरी नौकरी लग चुकी थी। लगने लगा अब रोहित उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं जिस पल मैं उस घर को छोड़कर चली जाऊं। पर मैं जाना नहीं चाहती थी रोहित से दूर। एक दिन वो अपने कमरे में बैठ लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे कि धीरे से मैं उनके कमरे में गई। मुझे देखकर वो कुछ पूछते, इसके पहले ही मैंने अपना सिर उनके पैरों पर रख दिया और बता दी अपने दिल की हर बात। जानती थी जो इंसान इतना कुछ कर सकता है, वो भी बिना किसी रिश्ते के, तो 5 साल से अलग अलग कमरे में ही सही, पर एक घर में तो साथ थे। दोस्ती के साथ सुख दुख का भी रिश्ता बन चुका था दोनों के बीच। ऐसे में वो मुझे निराश नहीं करेंगे। उन्होंने सहर्ष मुझे अपना लिया।
सच में रोहित बहुत अच्छे इंसान है रश्मि, बहुत अच्छे इंसान। ऐसे में एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम रोहित को बुरा लड़का समझती थी ना? वो सब पुरानी बातें हैं रश्मि। बचपना था और पता ही है उस समय क्या माहौल था और उस समय उस मोहल्ले के लोगों की सोच कैसी थी। ऐसे में रोहित ने जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया था तो बहुत अजीब सा लगा था, पर अब समझ गई हूँ वो नॉर्मल दोस्ती का ही हाथ होगा। बेवकूफ़, इतना सफाई क्यों दे रही है? मैं कौन सा उस समय इतनी समझदार थी। सबकी सोच लगभग एक जैसी ही थी। उस समय माहौल ही ऐसा था जहाँ लड़कों का लड़कियों को टोक कर बात करना भी उन्हें छिछोरे की श्रेणी में ले आता है। सही कहा, अब दोनों हमेशा खुश रहो। ये बोलकर मैंने फ़ोन रख दिया। फ़ोन तो रख दिया उसका, पर मन में एक बेचैनी सी होने लगी। उफ, क्या समझा था रोहित को और वो क्या निकला। सहेली के दर्द से सीना फट रहा था, पर आंखें किसी के प्रति सम्मान में बरस रही थीं और अपनी ही सोच पर शर्मिंदगी भी हो रही थी। जिसे एक आम लड़का समझा था, उसने एक बलात्कार पीड़िता को न केवल सहारा दिया बल्कि शिक्षित करके समाज में प्रतिष्ठा भी दिलाई। ऐसे होते हैं रियल हीरो।